हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्षोरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर देख रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिटिकल और जो है अदर न्यूज़ की कैटेगरी वगैरह के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे बस बात इतनी सी है कि जो JNK के जो पीपल हैं उन्हें पासपोर्ट एक्वायर करने में प्रॉब्लम आ रही है। पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर कुछ इशू वगैरह आ रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से, प्रोलॉन्ग टाइम से आ रहा है। अब ये वैसे तो कहीं ना कहीं मतलब जो है क्वेश्चन तो कहीं इसके ऊपर आने से रहा, ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग अपन क्या पढ़ सकते हैं, अपन JNK का मैप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो JNK का मैप देखेंगे एक बार। उसके अलावा क्या चीज़ है, 8 पार्टीज राइट टू PM। हाँ, यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, ये जो यूजुअली देखो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैंने आगे अटैच नहीं करा है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बेसिक कुछ एक यहीं पे बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जो जो भी सेंट्रल की एजेंसीज होती हैं, ठीक है, खासकर वो एजेंसीज जो कि कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट डिवीजन के अंदर है ना, वो एजेंसीज का कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो मिसयूज़ करती है, समझना है, वो उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल की एजेंसीज का ही मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, जो स्टेट की एजेंसीज हैं, जो भी जो है कहीं ना कहीं ये लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह डिवीजन के अंदर है, उनका भी मिसयूज़ होता ही है स्टेट गवर्नमेंट से द्वारा। सेंट्रल की एजेंसीज जैसे कि CBI। अब CBI के ऊपर आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान होनी चाहिए। CBI तो अक्सर जो है क्रिटिसिज्म वगैरह के अंदर रहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार CBI के बारे में बोला था कि CBI इज़ लाइक अ पपेट इन केज, ठीक है, कि CBI जो है एक पपेट, एक तोता है, ठीक है, जिसका मास्टर उसे जो जो बोलने को कहता है वो वैसा वैसा बोलता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब जैसे CBI ने क्या करा है कि अभी रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो तो जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, उनके, हाँ, वो डेप्यूटी CM वगैरह जो भी हैं दिल्ली के, उनको अरेस्ट कर लिया है, समझना है। तो इसके रिगार्डिंग और भी जो CBI ED वगैरह एक्शंस लेता रहता है, उनके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये बात है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो PDF का लिंक, इस लेक्चर के PDF का लिंक आपको कहाँ से मिल जाएगा। इस लेक्चर के PDF का लिंक मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड कर दिया है, ठीक है। और जिस किसी को भी जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वैसे लिंक नहीं मिले तो आप वहाँ पे जो है मैसेज भी डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक जो है आप इससे पिन कर दूँगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, यहाँ से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। ये बाकी की प्लेलिस्ट है, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट के अलावा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहाँ और भी दूसरी आर्ट एंड कल्चर की, इको की, है ना, पॉलिटी की, एनवायरनमेंट की, इन सब की भी जो है प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये वापस टेलीग्राम ग्रुप का QR है, इसको भी स्कैन कर सकते हो, मतलब अगर ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट इसको भी स्कैन कर सकते हो। उसके अलावा क्या चीज़ है, यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स जो भी मैं या फिर आमिना मैम या फिर ज्योति मैम जो भी है रेगुलर अपडेट्स लाते रहते हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो है डिस्कशन बेस्ड ग्रुप है, तो यहाँ पर आपके कुछ भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे भी लिख सकते हैं। उसके अलावा इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी लिख सकते हैं, समझना। और क्या चीज़ है, चलो ये फर्स्ट न्यूज़ मैंने पासपोर्ट वगैरह के बारे में बेसिक आपको आइडिया दे दिया, इसके अंदर ज़्यादा घुसने को अंदर मतलब नहीं है। अपने काम की चीज़ें देखते हैं। अपने काम की चीज़ के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का मैप है ना। तो ये जम्मू कश्मीर का पुराना मैप है। यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है और ये मैप दे रखा है। अब जम्मू एंड कश्मीर ऐसा नहीं है, तो अब जम्मू कश्मीर कैसा है, अब जम्मू कश्मीर जो है ऐसा है, ठीक है, यहाँ से कहीं ऐसा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी का रीजन जो है वो लद्दाख के अंदर आता है। तो अब जम्मू कश्मीर को अगर अपन देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है, सबसे पहले उसको देखते हैं। खाली जम्मू कश्मीर देखेंगे पहले भी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वैली ऑफ कश्मीर इधर है ना। वैली ऑफ कश्मीर के अलावा यहाँ पे जो है शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज क्या चीज़ है, अगर आपने जो है हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा है तो एक ट्रांस हिमालयाज़ होते हैं और एक बाकी हिमालयाज़ होते हैं, नॉर्मल हिमालयाज़ जिनको अपन कहते हैं वो हिमालयाज़ होते हैं। हिमालयाज़ के अंदर 3 रेंजेस हैं, ठीक है। जो सबसे नीचे वाली रेंज होती है जिसकी हाइट भी सबसे कम होती है, ठीक है, जो सबसे न्यूएस्ट है, ठीक है, यंगेस्ट है, न्यूएस्ट नहीं यंगेस्ट है, ठीक है, उसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है, शिवालिक, समझ में, ठीक है। वैसे सारे ही हिमालय जो है वो यंग फोल्ड है, लेकिन उसमें से भी जो यंगेस्ट है वो शिवालिक रेंज है, ठीक है। तो शिवालिक रेंज देखो यहाँ पे सबसे नीचे है। शिवालिक रेंज के अलावा यहाँ पे जास्कर माउंटेन्स है, देखो जास्कर रेंज लिखा हुआ है ना, और ये जास्कर वैली है इधर, है ना। ये पीर पांजल रेंज है। पीर पांजल और जास्कर वगैरह ये जो है ये ट्रांस हिमालयाज़ की पार्ट है, समझना है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा क्या चीज़ है देखो यहाँ पे
यहाँ पे एक ये पुंछ रियासी हिल्स है। पुंछ रियासी हिल्स अगर आपने अभी जो है रिसेंटली अगर आप उसके बारे में सुन रहे होगे तो रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर काफ़ी सारे लिथियम के रिजर्व्स मिले है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पुंछ रियासी हिल्स कहाँ पर है। सीधा सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर है? पुंछ रियासी हिल्स जो है शिवालिक रेंज और वैली ऑफ कश्मीर के बीच में है, समझ में है? ठीक है, यहाँ पर है। उसके अलावा क्या चीज़ है इधर, गुराल्स वैली वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी जो है लद्दाख का मैप है, लद्दाख का मैप अभी एक बार देखते हैं, अगर अपने पास टाइम हुआ इस वीडियो के अंदर तो लद्दाख का मैप भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ है? ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। रेगुलेटर्स, देखो इस न्यूज़ को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन महीना हो चुका है इस न्यूज़ को डिस्कस करे हुए, तो एक बार इसके बारे में बेसिक थोड़ा सा कुछ एक देख लेते हैं। यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर क्या दे रखा है, रेगुलेटर्स, ये कट क्यों गया यार? तो रेगुलेटर्स, अच्छा जिस किसी को भी वैसे अगर इसके अंदर जो है जूम इन जूम आउट वगैरह का कुछ इशू हो तो मैं बहुत ज़्यादा इनको जो है कहीं ना कहीं जूम इन करके लगाता हूँ ऑलरेडी, उसके बाद भी और ज़्यादा जूम इन करके चलाता हूँ, इससे ज़्यादा के अंदर पिक्सल्स वगैरह फटेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जो है फुल स्क्रीन के अंदर वीडियो को देखें। ठीक है, चलो न्यूज़ के बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको, उसके बाद आगे जो है यहाँ पर पढ़ लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा इस न्यूज़ यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर तो कुछ भी काम का नहीं है, जो अपने काम की चीज़ है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले देखो एक एनिमल है, ठीक है, एक बर्ड है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पहली बात ये कहाँ पर मिलता है, ये डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। कौन से रीजन्स के अंदर मिलता है, तो जो राजस्थान है और जो रन ऑफ कच्छ है ना, मतलब नदन गुजरात है, ठीक है, इस रीजन के अंदर ही मिलता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी संख्या कम है। कितनी संख्या कम है, इनकी संख्या जो है 150 से भी कम हो चुकी है अभी, तो 150 भी नहीं है। अब 150 भी नहीं है तो उसकी वजह से क्या इशू आता है, उसकी वजह से ये इशू आता है कि एक तो इनकी जो पोचिंग वगैरह होती है, तो पोचिंग तो वैसे बहुत कम होती है, समझ में है? ठीक है, पोचिंग तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बाकी जो कंडीशंस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे जो अपनी हाई टेंशन लाइंस होंगी, इन हाई टेंशन लाइंस को भी समझेंगे। इन हाई टेंशन लाइंस के चक्कर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी डेथ वगैरह होती है। अब आप समझो कि हाई टेंशन लाइंस क्या होती हैं। कई बार आप जैसे रूरल एरियाज़ वगैरह के अंदर गए होगे, हाईवेज़ वगैरह के ऊपर गए होगे, जो दूसरे जो शहर के बाहर के इलाके होते हैं उन इलाकों के अंदर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल साइज से बहुत 10-20 गुना बड़े बिजली के खंभे होते हैं। तो उन लाइंस को कहते हैं हाई टेंशन लाइंस, समझ में है? ठीक है, उन लाइंस को क्या कहते हैं, हाई टेंशन लाइंस। बड़े बड़े तार होते हैं, बड़े बड़े खंभे होते हैं, है ना। इन हाई टेंशन लाइंस के अंदर नॉर्मल जितना करंट अपने घरों में आ रहा होता है उतना करंट नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा करंट होता है। ये जो है ग्रिड की लाइंस होती है ना, इन्हें ग्रिड कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्रिड की लाइनें कहाँ से आ रही होती है, तो बड़े बड़े जो सोलर के अपने प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जो विंड मिल्स के जो फार्म्स वगैरह लगे हैं, वहाँ से उन सारी चीज़ों को जो है कनेक्ट करा गया ग्रिड से, तो यही ग्रिड्स है, समझ में। अब क्या चीज़ होती है कि रन ऑफ कच्छ के अंदर आपने सुना होगा, जब अपन ने सोलर एनर्जी वगैरह एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा था, तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि रन ऑफ कच्छ वगैरह के अंदर और गुजरात के अंदर, सॉरी, और राजस्थान के अंदर, ठीक है, इन रीजन्स के अंदर सोलर और विंड दोनों की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है ना। सोलर और विंड कैपेसिटी की दोनों की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाई टेंशन लाइन्स भी काफ़ी सारी है। अब क्या होता है कि ये जो हाई टेंशन लाइन्स होती है, ब्लैक कलर का तार होता है ना। इस ब्लैक कलर के तार को ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं ये देख नहीं पाता, क्योंकि इनकी आइज़ जो है वो लार्जली साइड वेज होती है, एकदम सामने की तरफ नहीं होती है, समझ में। जैसे आपने जानवर देखे होंगे जिनकी आइज़ जो है सामने होती है, जैसे अपन है तो अपनी आंखें बिल्कुल सामने हैं। उसके बाद आपने गाय को देखा होगा तो गाय की आंखें बिल्कुल एकदम साइड वेज होती है। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल की आंखें भी बिल्कुल साइड वेज होती है, आप उसके सामने खड़े रहोगे तो आप दिखोगे नहीं उसको, समझ में, ठीक है। अब वैसे ही इनकी आइज़ पूरी तरीके से एकदम साइड वेज तो या फिर सामने तो नहीं होती, बट हाँ कंपैरेटिवली थोड़ी साइड में ही होती है, जैसे इसको देखो, दिख रहा है, ठीक है, एकदम सीधी सामने नहीं है ना। अब इसकी वजह से क्या चीज़ होती है, इसकी वजह से जो सामने की तरफ जो तार वगैरह होते हैं वो इन्हें देख नहीं पाते हैं। एक तो ये आइस का भी इशू है, आइस के इशू के अलावा एक ये भी इशू है कि ये जो है तार मतलब इतनी दूर से दिखते भी नहीं है ना, और जब तक दिखते तब तक बहुत देर हो जाती है, एकदम से ये जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसकी वजह से ये जो है उस तार के ऊपर, अब यहाँ पे दो चीज़ों की वजह से डेथ होती है तार के कारण से, है ना। दो चीज़ों की वजह से क्या डेथ होती है, एक तो वो उसके अंदर एंटेंगल हो जाते हैं, ठीक है, एक तो एंटेंगल हो जाता है, फंस जाते हैं और फिर मर जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि वहाँ पर जो है अगर बिजली वगैरह कैरी हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चल रही होती है, तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इनकी डेथ शॉक की वजह से हो जाती है। किसकी वजह से होती है, शॉक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, समझ में, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से।
अब यहाँ पे इशू ये आया कि 2019 के अंदर, ये तो सब मैंने आपको कहानी समझा दी, अब न्यूज़ समझाता हूँ। न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ है, 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक पिटीशन फाइल करी गई, जिस पिटीशन के अंदर बोला कि पहले ही 150 भी नहीं बचे, मतलब उस समय जितने भी थे 150 के आसपास ही रहे होंगे, है ना, 150 से ज़्यादा ही रहे होंगे, तो जो भी थे तो इतने भी हैं, समझ में आया, इतने ही हैं, ठीक है। अब इनकी भी अगर इनको भी कंजर्व नहीं करा गया तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है राजस्थान की स्टेट बर्ड भी हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इनको जो है रखा जाता है। उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं, लार्जेस्ट नहीं, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ठीक है, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो तो 150 वगैरह ये सब हो गया। अब यहाँ पे ये बात करी गई कि इन हाई टेंशन लाइंस वगैरह की वजह से इनकी जो लाइफ साइकिल वगैरह, इनकी जो लाइफ है उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो रहा है ना। तो इन सारी हाई टेंशन लाइंस को या तो यहाँ से हटाओ, या फिर जो इन हाई टेंशन लाइंस वगैरह हैं इन्हें ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर ले जाओ, समझ में आया, और ज़मीन से फिर जो है ये चीज़ करो। डेवलपमेंट के नाम पर अपन एनवायरनमेंट को नहीं खो सकते, ये जो है कहीं ना कहीं डिबेट थी, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्जिक्यूटिव जजमेंट्स वगैरह दिए, आगे जो है खेल चलते रहे, पिटीशंस रीपिटीशंस वगैरह फाइल होती रही। अभी तक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस खत्म हुआ है क्या? प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी तक प्रोसेस चल रहा है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया भी है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर उन्होंने ये बात बोली है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप बर्ड डिफ्लेक्टर्स लगा सकते हो। यहाँ पे देखो जो है ये बर्ड डाइवर्टर्स, ठीक है। तो बर्ड डाइवर्टर, बर्ड डिफ्लेक्टर एक ही चीज़ होती है, इनको लगा सकते हो। इनके बारे में अपन ने फोटो वगैरह भी देखी है ना। ये क्या चीज़ होती है, आपने जो है इनको अपन ने कैसे देखा था, ये तार है ना, इन तारों के ऊपर ऐसे अपन कुछ लटका देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लटका देते हैं, जिसके अंदर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अलग अलग कुछ भी शेप के हो सकते हैं, ये तो मैं एक शेप बना रहा हूँ, समझ में, ऐसे गोल भी हो सकते हैं। और उसके अंदर कुछ कुछ जैसे आपने रोड्स वगैरह के ऊपर देखा होगा, तो रोड के ऊपर जो साइंस वगैरह होते हैं, कभी देखा रोड के ऊपर जो भी कोई भी साइन होता है, ठीक है, स्टॉप हेयर, इधर से आगे जाना, इधर से पीछे जाना, यहाँ से जो है राइट में इधर ये वाला शहर है, इधर से लेफ्ट में वो वाला शहर है। तो वो रोड के ऊपर जो साइंस होते हैं, जैसे उनके ऊपर लाइट फ्लैश होती है, वो एकदम चमकते हैं, है ना। लाइट बंद करोगे तो नहीं चमकेंगे, लाइट जैसी फ्लैश होगी वो एकदम चमकेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो चीज़ है ना, जो कलर वाली, ये भी कुछ ऐसे ही काम करती है। अब इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ होती है, ये कहीं ना कहीं जो है आइज वो बर्ड्स वगैरह को दिख जाती है, और बर्ड्स को दिखने की वजह से उनको ऐसा समझ में आ सकता है कि अच्छा हाँ बीच में देखो कुछ लटक रहा है, ठीक है, तो हमको या तो इसके नीचे से जाना है, या फिर इसके ऊपर से जाना है, या फिर यहाँ से नहीं जाना, समझ में आया, ठीक है, कहीं और से जाना, समझ में आया। तो ऐसी चीज़ें काम आ सकती हैं। अब बात हुई कि भाई अगर इतनी सारी जो है मतलब इनकी बर्ड डाइवर्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। बर्ड डाइवर्टर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइंस को अगर आप ज़मीन के अंदर लगाओगे तो वायबल नहीं है, फीजेबल नहीं है, और इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। तो वो जो सोलर एनर्जी वगैरह की कॉस्ट है एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी, पहली बात तो ये है, समझ में आया, क्योंकि ये सब क्या है, ये कॉस्टिंग का ही तो पार्ट हो जाएगा, है ना। ये कॉस्टिंग के अंदर जुड़ेगी ये सब चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पैसा पैदा हो रहा है ना, तो ये कॉस्टिंग के अंदर ये सब चीज़ें जुड़ेगी। उसके अलावा फीजेबल भी नहीं होगा, कभी जो है कुछ रिपेयर वगैरह करना है तो उसको वापस खोद खाद के कैसे क्या करोगे आप, ऐसा तो है नहीं कि भाई ज़मीन के ऊपर छोड़ ही दोगे, बस ज़मीन के अंदर पूरा गाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन के ऊपर छोड़ दोगे, किसी ने पैर रख दिया तो यहाँ तो सिर्फ जो है बर्ड्स की बात है, बाकी एनिमल्स भी सबके सब जाएंगे, बाकी ह्यूमंस भी जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए बात है। अब उसके अलावा क्या चीज़ है, तो एक तो बर्ड डाइवर्टर्स वगैरह की बात करेगी। उसके अलावा यहाँ पे देखो, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बोला कि जो भी पावर लाइंस 33 किलोवाट से कम है, ठीक है, किलो वोल्ट से कम है, ठीक है, इन लाइंस को जो है ज़मीन के अंदर डाल दिया जाएगा। उसके अलावा जो है उनके ऊपर बर्ड डाइवर्टर्स लगा दिए जाएंगे, समझ में आया, ठीक है, ताकि इनको दिख जाया कर जाए, ठीक है। यही सारी न्यूज़ है। अब अपन और क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब अपन जो है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, जो कोई भी आरपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, या राजस्थान के किसी भी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर मिलते हैं, तो डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलते हैं, बता दिया। 150 से भी कम बचे हैं अभी। IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। देखो बेसिक सी बात है, इन सबको याद रखने का भी पर्पज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समझो क्यों पर्पज़ नहीं है वो समझा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर समझो 150 से भी कम पॉपुलेशन है, अगर 150 से भी कम पॉपुलेशन है तो बिना सोचे, बिना आप जो है आपको पता हो, याद हो ना हो, आप IUCN को, साइट्स को और WPA को, ठीक है, बिना सोचे ठोक सकते हो,
ठीक है। और वो क्या होगा, IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा। साइट्स के अंदर क्या आएगा, साइट्स के अंदर जो है उसमें अपेंडिक्स 1 में आएगा। अपेंडिक्स 1 के अलावा WPA में किस में आएगा, शेड्यूल 1 में आएगा। सिंपल सी बात समझ में आया, क्योंकि इन्हीं के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन तो है, ठीक है, साइट्स में और ये शेड्यूल 1 के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो साफ नजर आ रहा है भाई, 150 भी नहीं बचे, है ना। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है, क्योंकि इसके बाद तो क्या चीज़ होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद तो जो है एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड होता है सीधा, समझ में आया। थ्रेटन की स्पीसीज ही खत्म हो जाती है, फिर सीधा बाहर की चीज़ होती है एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, है ना। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही होगा ना, ठीक है, तो बेसिक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पर हो गया, WPA का शेड्यूल 1 हो गया, है ना। शेड्यूल 1 है ये, 7 नहीं है ना, 7 शेड्यूल होता भी नहीं है, ठीक है, 6 शेड्यूल होते हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल 1 में है। उसके अलावा क्या है, साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स का अपेंडिक्स 1 ये ट्रेड वगैरह को के बारे में होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, एफर्ट्स के बारे में देखिए तो क्या क्या एफर्ट्स अपन ने लिए हैं। तो एफर्ट्स के बारे में सबसे पहली चीज़ तो इंस्टॉल करें बर्ड डाइवर्टर्स वगैरह, ये समझा दिया मैंने आपको। हाई टेंशन जो लाइन्स होती है, हाई टेंशन ये ऐसे शॉर्ट में हाई टेंशन लिखा हुआ है ना, पूरा इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाई टेंशन जो लाइंस होती हैं उन सबसे। उसके अलावा क्या चीज़ है, स्मॉलर पावर लाइंस को जो है उनको अंडरग्राउंड वगैरह डालने का, ये भी देख लिया ना, पढ़ लिया। हैबिटेट की अगर अपन बात करें कि ये जो बर्ड्स हैं इनका हैबिटेट क्या होता है, तो ड्राई ग्रासलैंड और श्रब्स के अंदर, स्क्रब्स के अंदर, अरे ये स्क्रब्स नहीं है, श्रब्स होगा, ठीक है, एक बार वापस चेक करते हैं, श्रब्स होगा ये, ठीक है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पर ही मिलती है, समझ में। फिर क्या चीज़ है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये जो है ये एडिटोरियल है ना। इस एडिटोरियल वाले पार्ट के अंदर अटैक ऑन नॉलेज वगैरह इस सब के ऊपर जो है FCRA वगैरह इनके ऊपर। न्यूज़ क्या है, पहले न्यूज़ समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बिना देखे आपको ऐसे ही समझाता हूँ, मतलब बिना देखे मतलब ऐसे, ठीक है, इसके अलावा समझाता हूँ। FCRA के बारे में आपने सुना होगा। FCRA क्या चीज़ होती है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है होम मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, ठीक है, होम मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। जिसके अंदर वो इसके अंदर क्या करते हैं, जिसके अंदर जो बाहर से फॉरेन की जो फंडिंग है, ठीक है, यहाँ के NGOs वगैरह या कोई भी यहाँ की जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनके अंदर जो फंडिंग आ रही है उसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, समझ में आ। तो NGO वगैरह, अब क्या चीज़ होती है, कई बार इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कई बार NGOs के बारे में आपने सुना होगा कि NGO जो है एक मैनेज क्रिएट कर रहे हैं ब्लैक मनी को रिगार्डिंग, ठीक है, कई बार जो काफ़ी बदनामी भी होती है इनकी, ठीक है, ब्लैक मनी के रिगार्डिंग। उसके अलावा जो है टेरर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, और भी काफ़ी सारे जो है मिसचीवियस एक्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग। तो ये ऐसी सब हरकतें करते रहते हैं। अब क्या होगा, लेट से मैंने यहाँ पे एक NGO बना दिया, गवर्नमेंट जो है NGO को बहुत प्रमोट कर रही है, मान लो, है ना, गवर्नमेंट जो है NGO को बहुत ज़्यादा प्रमोशन दे रही है, बहुत ज़्यादा उनको मान दे रही है, और मैंने यहाँ पे एक NGO बना दिया। उस NGO का नाम है, ठीक है, TTP, है ना। TTP का मतलब होता है तितिक्ष पार्टी, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ठीक है, तितिक्ष पार्टी। बट इसका असली नाम क्या है, इसका असली नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। समझ में आया। तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्ट करेगा, या फिर ये TTI बना दिया मैंने, तहरीक तालिबान इंडिया, समझ में आया। और वो यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग वगैरह कर रहा है, ब्लैक मनी वगैरह पैसा इधर से उधर घुमा रहा है, और भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व है, जो भी हरकतें कर रहा है ना, गन रनिंग वगैरह कर रहा है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह चीज़ें हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा भाई, इंडिया को नुकसान होगा ना, है ना। और बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा क्यों आएगा, बाहर यहाँ से, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह क्रिएट करने के। अब जैसे अगर आपने जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह पढ़ी होगी, है ना, तो उस पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर ये बात आती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की सिक्योरिटी के अंदर भी ये बात आती है कि जो खालिस्तान का पूरा जो मूवमेंट था, खालिस्तान के मूवमेंट के अंदर ये बात क्लियर थी कि बाहर से, ठीक है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, यहाँ पर फंडिंग हो रही है, ताकि यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी हो, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हों, है ना। तो ये है। अब देखो FCRA वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अब ये कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, मतलब अक्यूज़ करते हैं मिनिस्ट्री को, ठीक है, कि ये जो है ग्रजेस वगैरह निकाल रहे हैं। और कई बार, जैसे अब कुछ टाइम पहले अगर आपको ध्यान हो तो एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर जो रामकृष्ण मठ है ना, रामकृष्ण मठ के बारे में सुना। ये वो मठ है जिसे स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश करा था, और इसकी जो फाउंडेशन है वो स्वामी रामकृष्ण ने जमाई थी, ठीक है। स्वामी रामकृष्ण इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, है ना। तो अब क्या चीज़ हुई, रामकृष्ण मठ की भी कहीं ना कहीं वो जो है फंडिंग वगैरह कैंसिल कर दी गई थी। उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़ों की कैंसिल करते रहते हैं। अभी यहाँ पे ये CPR है मेरे ख्याल से शायद, है ना, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR, ठीक है। तो इनकी भी इन्होंने फंडिंग वगैरह कैंसिल कर दी कि भाई ये थोड़ा हमको अकाउंटिंग वगैरह के अंदर इशू है, ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटिंग वगैरह। तो इसका इशू मैंने आपको समझा दिया, मतलब कारण मैंने आपको समझा दिया, कारण क्या है।
इससे इशू क्या होता है, कई बार जो जेन्युइन और सही एनजीओज होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वे सारे के सारे एक जैसे ही हैं, तो जो जेन्युइन और सही एनजीओज होते हैं उनको भी नुकसान होता है, और उनके नुकसान की वजह से सोसाइटी एट लार्ज को भी नुकसान होता है, तो ना। ठीक है, सीपीआर के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या काम करता है, ये गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए ऊपर काम करता है, एनहांसिंग स्टेट कैपेसिटी वगैरह इंप्रूव करने के ऊपर काम करता है। ठीक है, इंडियाज ग्लोबल एमिशंस वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये भी एक जो है एडिटोरियल दे रखा है। इस एडिटोरियल की, अगर मैं इस एडिटोरियल के बारे में डिटेल में तो कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप वैसे पूरा पढ़ सकते हो, पीडीएफ वगैरह से पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक बातें करी गई हैं, उन बेसिक बातों को मैं ऐसे ही समराइज कर देता हूँ, ज़्यादा एडिटोरियल के अंदर घुसने को मतलब नहीं है। लार्जली देखो, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो आयुष, ठीक है, आयुष के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री भी बनाई। आयुष क्या चीज़ है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है, अदर देन एलोपैथी, कि भाई एलोपैथी तो है जो है ये, उसके साथ में ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए और इनका लिंकेज भी होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, क्या इनकी पॉपुलैरिटी वगैरह बढ़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ टोटल मिथ। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? स्टिल इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं, अब बात समझना, ठीक है, ये इस एडिटोरियल के अंदर लिखा हुआ है, उसका क्रक्स समझा रहा हूँ मैं आपको। कहीं ना कहीं जो है, जो ये आयुष के पेशेंट्स हैं, के डॉक्टर्स हैं और जो जनरल पब्लिक है, इन तीनों के ही अंदर इसके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है। आयुष का मतलब कि भाई सिर्फ जो है आयुर्वेद या योग या इनको नहीं, बाकी की भी ले लो। यहाँ पे इन्होंने आयुर्वेद की बात करी है, मतलब आयुर्वेद के ऊपर फोकस करा है, लेकिन आप जो है बाकियों को भी ले लो, तो बाकी के ऊपर भी न तो पेशेंट्स के अंदर भरोसा है, विश्वास है, ठीक है, नहीं डॉक्टर्स, जो खुद इनके डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद, योगा, सिद्धा वगैरह के जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी इनके अंदर जो है विश्वास नहीं है, जो जनरल पब्लिक है उनको भी इनके अंदर विश्वास नहीं है। अब इसकी वजह से क्या चीज़ होती है कि जब आपका खुद का डॉक्टर ही आपके ऊपर शक करता है, आपकी थ्योरी के ऊपर शक करता है। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी मदर जो है, उनको बैक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम उनको जो है एक होम्योपैथी की एक जगह पे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक होम्योपैथी का बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, उन डॉक्टर के ऊपर जो है, उन डॉक्टर के पास जाओ। तो अब यहाँ पे क्या इशू आया, यहाँ पे जो है जैसे हम उन डॉक्टर वगैरह के पास गए, ठीक है, इलाज वगैरह चल रहा है। अब उसके साथ में बात ये आती है कि जो ये डॉक्टर के पास गए, तो उनकी खुद की जो वाइफ है, उनके पैर में कुछ इशू वगैरह आ गया था, कुछ पता नहीं, कुछ लग गए थे, गिर गई थी वगैरह, है ना। तो उन्होंने खुद ने कहाँ पर इलाज करवाया, उन्होंने खुद ने जो है एक एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया, जो खुद बहुत सीनियर डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, सॉरी होम्योपैथी के, है ना, उन्होंने खुद एलोपैथी के अंदर इलाज करवाया। और ये वो बात एग्री कर रहे हैं, वो ये बात एग्री कर रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ है और हम तो वहीं पे गए थे। उसके बावजूद भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हम वहाँ पर जाएं, इनके पास जाएं, जो खुद वहाँ से इलाज नहीं करवा रहे। समझ में आया? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं सुबह सुबह जो है कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, है ना। अब मैंने भी पढ़ा तो है ये, सीखा तो है ये कहीं ना कहीं से, लेकिन आज भी अगर मैं उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं से, इधर से करंट अफेयर्स, उधर से करंट अफेयर, 2-4 वीडियो देखता हूँ, फिर मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इसका जो है ज्ञाता समझे, करंट ज्ञाता। तो ऐसा तो है नहीं ना, ये तो इडियोटिक बात हो जाएगी। आप लोग कैसे मुझे समझ सकते हैं? आप लोगों को लगे ये फालतू बात है, तो है ना, उसी टाइप की ये चीज़ हो रही है। आयुष के अंदर यही इशू आ रहा है। अब ये तो एक बात हो गई। इस बात के अलावा और क्या इशू आ रहा है? इसके अलावा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर इवन ये जो बात है, ये एग्री करी है प्राइम मिनिस्टर ने कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स डोंट सीम टू ट्रस्ट इट फुली, कि आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर हैं वो भी खुद इसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। जनरल पब्लिक तो क्या ही करेगी, और जनरल पब्लिक नहीं भी करती है ना। फेल टू कीप पेस विद। अब यहाँ पे इशू क्या आया है कि इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक एडवांसेस वगैरह थे, उनके अंदर ये पेस वगैरह नहीं बना पाए। जैसा आप कहीं ना कहीं देखो तो अभी क्या है कि अभी आज जो है साइंस एंड टेक के अंदर एक बहुत शानदार आपको मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा, वो ब्रेन जो है बायोटेक वगैरह और ब्रेन वगैरह उन सब चीज़ों से रिलेटेड है ना। तो अब उस आर्टिकल को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि वाई साइंस इज नोन एज सीइंग द फेस ऑफ गॉड। ठीक है, साइंस के बारे में कहा जाता है कि भाई इनका पर्पस क्या है, साइंटिस्ट वगैरह का पर्पस क्या होता है, सीइंग द फेस ऑफ गॉड। ठीक है, कि भगवान का चेहरा देख लेना। समझ में आया? अभी भगवान का चेहरा वगैरह क्यों देख लेना, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर ये आयुर्वेद इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है।
समझ में आया, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, डिमिनिश्ड एविडेंस बेस्ड क्वालिटी। तो यहाँ पर एविडेंस बेस्ड क्वालिटी नहीं है। साइंस के बारे में जिस किसी ने भी अगर सोशोलॉजी वगैरह पढ़ी है या साइंटिफिक किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा है, तो साइंस की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो बेसिक डेफिनेशन ये होती है एम्पिरिसिज्म के ऊपर होती है। समझ में आया, एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का क्या मतलब होता है, एविडेंस, एविडेंस लाओ, किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट लाओ, है ना, कॉजल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, कॉजल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। वही चीज़ नहीं है तो फिर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, साइंस है ही नहीं, डबोसला है, समझ में आया? चलो फिर देखो, अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेकिंग, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्डअप, उन सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, समझ में आया, ठीक है। चलो, लीबियाज आउटलुक रिमेन्स ब्लीक। अब इसके बारे में भी जूम इन करके देखो, यहाँ पे खींच खींच के यहाँ पे सब कुछ लगा दिया है, लेकिन खींचने के बाद भी कुछ भी अपने काम का है नहीं, समझ में। लीबिया अपने बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ें, जो भी कंट्रीज जो है, चीज़ें नहीं, जो भी कंट्रीज जो है टर्मोइल वगैरह के अंदर रहती है, उन टर्मोइल वाली कंट्रीज जो है अक्सर उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो वो अपने वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं कि कैसे गद्दाफ़ी ने क्या करा, और गद्दाफ़ी यहाँ पे जो अब लीबिया के अंदर जो लोग कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं और वो कैसे जो है सेलिब्रेट वगैरह कर रहे हैं, इनकी जो अभी जो गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट अभी इनके दो लोगों के पास में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है, इन दोनों के पास, ये सब चीज़ें पर से अपने लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, याद भी रह नहीं सकती है, तो कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। अपने काम की क्या चीज़ है, लीबिया और लीबिया का मैप, बस इतनी सी बात है। उसके अलावा यहाँ पे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और जो है अरब स्प्रिंग, ये दोनों कीवर्ड्स दे रखे हैं। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अरब स्प्रिंग के ऊपर जहाँ तक मुझे ध्यान है क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, मतलब मेंस के अंदर आ सकता है, प्री में तो नहीं आया, ठीक है, दैट इज़ तो फॉर श्योर। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की अगर मैं बात बताऊँ, इसके बारे में तो जो है उसमें प्री में भी आ चुका है। व्हाट इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये जो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और उसके आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके आसपास की जो भी कंट्रीज़ है, इन सारी कंट्रीज़ का जो है, इन सारी कंट्रीज़ की ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, समझ में आया, ठीक है। अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ है, समझने वाली बात समझो। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ है, लार्जली मुस्लिम नेशंस है ना। इन मुस्लिम नेशंस के अंदर ऐसे कुछ एक का एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के अलावा यमन है, यमन के अलावा ओमान है, ओमान के अलावा यूएई है, यूएई के अलावा यहाँ पे जो है कतर है, कतर के अलावा बहरीन है, बहरीन के अलावा इधर कुवैत है ना, कुवैत के अलावा ईरान, इराक भी शायद है, ठीक है, चेक कर लेना, मेरे ख्याल से है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज, अब लीबिया भी है ना, लीबिया के अलावा इजिप्ट वगैरह भी है, तो ये सारी जो कंट्रीज तो ही है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर। बात क्या है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो लीबिया का दे रखा है अपने लिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, वैसे पॉलिटिकली और आईआर वगैरह पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसे अपन आईआर के अंदर वैसे डिटेल के अंदर कवर करेंगे। बेसिक आपको अगर आइडिया क्लियर हो गया हो तो आई होप, ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को एक बार ढंग से डिटेल के अंदर मैं कवर कर लूँगा, या उसके ऊपर एक छोटा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और क्या चीज़ है, अरब स्प्रिंग के बारे में दे रखा ना, व्हाट इज़ अरब स्प्रिंग? अरब स्प्रिंग इज़ इंपॉर्टेंट। अरब स्प्रिंग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आता है ना। अरब स्प्रिंग के अंदर क्या चीज़ हुई थी, अरब स्प्रिंग के अंदर जो है एक ऐसा टाइम था, टूनीशिया से मेरे ख्याल से शुरू हुआ था, है ना, टूनीशिया से ये चीज़ शुरू हुई थी। टूनीशिया और लीबिया ये दोनों बहुत ज़्यादा पास पास में, ठीक है, ये ऐसा लीबिया है, ठीक है, यहाँ पर ये लीबिया है। अब क्या चीज़ है कि जो भी नदर्न अफ्रीका है और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, नदर्न अफ्रीका एंड रेस्ट ऑफ मिडल ईस्टर्न जो मुस्लिम नेशंस हैं, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं, इन नेशन के अंदर टूनीशिया से ये चीज़ शुरू हुई थी। टूनीशिया के अंदर क्या होता कि एक छोटा सा वेंडर था, है ना, जैसे कहानी भाई आग तो छोटी सी कहीं से भी लग सकती है ना, स्पार्क कहीं से भी लग सकता है, कहीं ना कहीं एंगर होना ज़रूरी है ना, तो एंगर था पहले से लोगों के अंदर। यहाँ पे एक वेंडर था, उसको जो है जला दिया गया, या उसको जो भी वहाँ पे डिक्टेटर वगैरह जो भी थे, और उन्होंने इसको जला दिया। छोटा सा वेंडर मतलब ऐसे स्ट्रीट वेंडर था, ठेले वाला था, है ना। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पूरा का पूरा टूनीशिया जो है टर्मोइल के अंदर चला गया, है ना। रातों रात जो है पूरा का पूरा टूनीशिया के अंदर लार्ज स्केल रिवोल्ट्स और जो है राइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होने लगी। जिसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे समझना है क्यों अक्सर लोग जो है एक एरिया के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो डरते हैं कि दूसरे एरिया के अंदर ना आ जाए। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है तो इंडिया वाले डरते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर ना आ जाए, समझ में, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अरब स्प्रिंग। टूनीशिया एक छोटा सा कंट्री है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है।
दिस इज़ टूनीशिया, देख ना, ये इतना सा कंट्री टूनीशिया, बहुत छोटा सा है, ठीक है। आप मतलब डायरेक्ट तो देखो तो देखने में प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये टूनीशिया इतना सा कंट्री है, ठीक है। इस टूनीशिया से कहीं ना कहीं कहानी शुरू हुई, लीबिया के अंदर गई, लीबिया पूरा पूरा टर्मोइल में, अल्जीरिया पूरा पूरा टर्मोइल में, मोरक्को पूरा पूरा टर्मोइल में, इजिप्ट पूरा का पूरा टर्मोइल में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी हो गया, है ना, कुवैत हो गया, उसके अलावा कतर हो गया, बहरीन हो गया, सारी की सारी टर्मोइल में, यमन हो गया, ओमान हो गया, सारी की इतनी सी टूनीशिया जो है उसका जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वगैरह फैला, और बाकी सारी की सारी कंट्रीज जो है वो सब की सब कंट्रीज कहने लगे हमें भी रिफॉर्म चाहिए, हमें भी रिफॉर्म चाहिए, हमें भी रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इसके बाद में लार्ज स्केल रिफॉर्म्स हुए, जिसके अंदर कई सारी जो ऐसी कंट्रीज थी जहाँ से डिक्टेटरशिप वगैरह और मुस्लिम जो कहीं ना कहीं टिरनी वगैरह थी, ठीक है, तो टिरनी हटी। उसके अलावा काफ़ी सारी जो बाकी की यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से डिक्टेटरशिप वगैरह, डिक्टेटर तो पता नहीं जो भी है, ठीक है, लेकिन जो ऑटोक्रेटिक रिजीम है, ठीक है, हाँ इसके बारे में कह सकते हो, डिक्टेटरशिप तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो ऑटोक्रेटिक रिजीम है वो ऑटोक्रेटिक रिजीम हटा, और ऑटोक्रेटिक रिजीम के बाद जो है काफ़ी सारी यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हटा। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के अंदर मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑटोक्रेटिक रिजीम तो नहीं हटा, लेकिन वहाँ पर भी लार्ज स्केल काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए, समझ में आया, काफ़ी सारे पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स वगैरह हुए, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो। ये लीबिया है, लीबिया के पास में कौन कौन सी कंट्रीज है इसको समझो, अल्जीरिया है, अल्जीरिया के अलावा टूनीशिया है, टूनीशिया के अलावा यहाँ पे माल्टा है, माल्टा के अलावा इधर इजिप्ट है, इजिप्ट के अलावा सूडान है, सूडान के अलावा छैड है, छैड के अलावा नाइगर है, समझ में है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज है, ठीक है। चलो फिर क्या चीज़ है, अरब स्प्रिंग, और आई होप ये पूरा आपको खेल समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ऑल दो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर जब कभी भी डील करेंगे अपन तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर डिटेल में समझेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। इसको देखो, ये कौन है, जो आर्टिकल के अंदर जिसको मेंशन करा गया है ये वो व्यक्ति है। ये व्यक्ति कौन है, ये जो है ये गद्दाफ़ी हैं। गद्दाफ़ी के बारे में नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा आपने। तो ये वहाँ के डिक्टेटर हुआ करते थे, किसके, लीबिया के, ठीक है। तो लीबिया के डिक्टेटर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये गद्दाफ़ी हैं, इनकी डेथ हो गई अभी, है ना, और ये लीबिया है। अब लीबिया के अंदर मैप के अंदर 3 ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है और एक जो है सैंड सी टाइप, ये भी डेजर्ट ही कह लो, जो भी कह लो आप, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे समझो, लीबिया, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, त्रिपोली के अलावा मिस्रत्ता, ठीक है, मिस्रत्ता के अलावा बेंगाजी, ठीक है। तो ये जो है 3 सिटीज़ है, MBT, ठीक है, मिस्रत्ता, बेंगाजी और त्रिपोली, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा जो है यहाँ पे काफ़ी सारी, देखो सैंड चीज़ है, ये सैंड डेजर्ट टाइप ही है उनमें, ठीक है। तो अपने लिए यहाँ पे ग्रेट सैंड सी को आप याद रख सकते हो। उसके अलावा इधर ये लीबियन डेजर्ट है, ठीक है। लीबियन डेजर्ट जो है लीबिया के अंदर भी है, इजिप्ट के अंदर भी है, इसको याद रखना, है ना। चलो फिर क्या है, न्यूज़ एंड नंबर्स। इसके अंदर देखो, अब ये न्यूज़ तो आई है, ठीक है, लेकिन अपन इसको कहीं ना कहीं पढ़ नहीं सकते हैं। कितना भी आप कोशिश करो इसके बारे में, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हो। बेसिक एक आइडिया दे दूंगा मैं आपको, बट इनको रटने का कुछ भी कोई पर्पज़ नहीं है। देखो क्या है, वाटरवेज की बात है। वाटरवेज क्या चीज़ होती है, कंसेप्ट समझाता हूँ, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। वाटरवेज क्या चीज़ होती है, वाटरवेज जो रिवर्स होती है, रिवर्स का यूज़ करके, ठीक है, जो सामान वगैरह, ठीक है, या फिर सामान के अलावा जो ट्रांसपोर्ट, सामान नहीं बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो काम में आता है। ट्रांसपोर्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भाई कार्गो को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, बल्कि पर्सन्स, पीपल भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, ठीक है। तो जो भी जो ट्रैवलिंग हो रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल हो रहा है, कहाँ से जो रिवरवेज हैं उनका यूज़ करके, तो डैट इज़ नोन एज वाटरवेज। नाउ 2016 की बात है, 2016 से पहले इंडिया के अंदर कितने वाटरवेज थे, इंडिया के अंदर टोटल 6 वाटरवेज थे, 6 वाटरवेज। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अपन अंडर यूटिलाइज कर रहे थे अपनी कैपेसिटी को, है ना। इसीलिए 2016 के अंदर जो है 111 वाटरवेज को एक साथ डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके अंदर ये पिछले वाले 6 को भी इंक्लूड करा गया था, है ना। तो ये 111 वाटरवेज आ गए थे। अब ये अच्छी बात है, लेकिन इनको रट नहीं सकते हो, कितनी कोशिश कर लोगे, रट नहीं सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 को रट सकते हो, बाकी को नहीं रट सकते हो, ठीक है। 111 रटने, अब यहाँ पे अभी की जो न्यूज़ है, ठीक है, ये 2023 आ गया, अभी की जो न्यूज़ है, अभी इसके अंदर बोल रहे हैं कि 111 तो ही है, प्लस 23 और वाटरवेज जोड़ेंगे।
अब 23 को और भी रट सकते हो कि नहीं रट सकते हो, कोई पर्पज़ नहीं है, समझ में आया। ठीक है, तो छोटी सी न्यूज़ है, इसको ऐसे देख सकते हो। वाटरवेज वगैरह की अगर इंपॉर्टेंस बताऊँ तो इकोनॉमिकल होते हैं, सबसे सस्ते होते हैं ये, है ना, और थोड़ा टाइम लगता है इनमें, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके अलावा जो है और क्या चीज़ है, ठीक है। अब हाँ, अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी का अराउंड 3.70% ही अभी तक अपन यूटिलाइज़ कर पाए, इतनी अपने पास कैपेसिटी है, लेकिन अपन इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि वाटरवेज अपन ने कहीं से भी नाव उतारी और दूसरी जगह ले जाएंगे, बहुत आसान है, इतना आसान नहीं होता है ना। बात ये नहीं है कि भाई आपको एक कार्टन 2 कार्टन ले जाना है, ठीक है, बात ये है कि आपको कंटेनर्स ले जाने हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, बड़े बड़े कंटेनर्स, है ना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो फिर क्या है, आगे वाली न्यूज़ पर आने से पहले एक बार ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के रिविजन करते हैं। यहाँ पे समझो, सबसे पहले मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर पीर पांजल रेंज है, पीर पांजल के अलावा जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज के अलावा वैली ऑफ कश्मीर है, पुंछ रियासी हिल्स है, पुंछ रियासी हिल्स के अलावा जास्कर वैली है, जास्कर वैली के अलावा शिवालिक रेंज है। जो पुंछ रियासी हिल्स है, पुंछ रियासी हिल्स जो है शिवालिक रेंज और वैली ऑफ कश्मीर के बीच में आते हैं, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा अपन ने देखा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इनकी पूरी स्टोरी देखी अपन ने, जिस स्टोरी के अंदर अपन ने क्या देखा, जिसके अंदर अपन ने देखा कि ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। 150 से भी कम बचे हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ज़्यादातर मिलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में। और उसके अलावा क्या चीज़ है, एफर्ट्स अभी तक अपन क्या कर चुके हैं, तो एक जैसे इंस्टॉलिंग बर्ड डाइवर्टर्स, ठीक है, ऑन हाई टेंशन लाइंस वगैरह, स्मॉलर पावर लाइंस वगैरह, है ना, उनको जो है ज़मीन के अंदर डाल देना। ड्राई ग्रास लैंड श्रब्स वगैरह एरिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन ने FCRA के बारे में पढ़ा। FCRA क्या चीज़ होती है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ना। क्यों किया, मतलब इसको रेगुलेट वगैरह क्यों किया जाता था, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग से उल्टी सीधी हरकतें ना हो, इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, है ना। जिसकी वजह से इशू क्या आता है, इशू ये आता है कि जो लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि डेमोक्रेसी वगैरह के लिए वैसे ज़रूरी होती है, उनको भी जो है लॉस होता है, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ देखी, उसके अलावा अपन ने यहाँ पे आयुष वगैरह के बारे में, आयुर्वेदिक और उसके बारे में पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने समझा कि ना तो डॉक्टर्स को भरोसा है, जो प्रैक्टिशनर खुद है उन्हें भरोसा है, ना ही जो पेशेंट्स हैं उन्हें भरोसा है, ना ही जनरल पब्लिक को भरोसा है। उसके अलावा एडवांसमेंट नहीं है, टाइम के साथ ये जो है आगे नहीं बढ़े, तो टाइम के साथ आगे नहीं बढ़े तो ये बहुत ज़्यादा इशू है। उसके अलावा सीइंग द फेस ऑफ गॉड वगैरह, इसके बारे में आपको होल्ड करेंगे, अभी अभी आगे देखेंगे, है ना, और भी बाकी सारी चीज़ें। उसके अलावा क्या चीज़ है, अपन को क्या करने की ज़रूरत है, तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर ज़रूरत है ना, पॉलिसी चेंज वगैरह, पॉलिसी मेकिंग वगैरह, उसके अंदर ज़रूरत है। फंडिंग प्रोवाइड करना, इसके ऊपर अपन बात नहीं करी, लेकिन फंडिंग प्रोवाइड करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो बिना फंडिंग के कुछ भी नहीं हो सकता, अगर फंडिंग होगी ना तो ही बात होगी। जैसे जो फॉरेन के अंदर, जो अपने इंडिया के अंदर भी ऐसा कई बार होता है, लेकिन फॉरेन के अंदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपने कई बार ऐसे देखा होगा, यहाँ से इतनी फंडिंग आई, वहाँ से इतनी फंडिंग आई, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इनको फंडिंग मिलती है। मल्टीपल अलग अलग जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, मतलब इन्वेस्टर नहीं कहेंगे, लेकिन जो रिच पीपल हैं, उसके अलावा जो अपने क्या कहते हैं, इन्वेस्टर भी कह सकते हैं एक तरीके से, सोशल इन्वेस्टर बोल सकते हो आप, है ना, जो रिच पीपल हैं, या फिर जो बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, यहाँ पे बहुत सारा पैसा डाल रही, तो इनको जो है ओवरऑल बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं। तो उस बिलियंस ऑफ डॉलर्स से ये क्या कर रहे हैं, ये स्विट्ज़रलैंड के आसपास जो है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक बड़ा सा जो है रिएक्टर वगैरह बना रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे स्पेस के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज रहे हैं, स्पेस के अंदर जेम्स वेब टेलीस्कोप भेज रहे हैं, ठीक है। ऐसी उल्टी सीधी, मतलब उल्टी सीधी नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है, जो भी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि इनके पास फंडिंग है, समझना है। एलोपैथी के अंदर भी इतनी सब क्यों अभी इतना आगे कैसे बढ़ा, क्योंकि इतनी सब रिसर्च वगैरह हुई, और रिसर्च हुई क्योंकि इनके पास फंडिंग है, फंडिंग आ रही है ना। अगर आयुर्वेद को फंडिंग नहीं मिलेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, समझ में आया, R&D, दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न, बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको डाल सकते हो, किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में आप इसको डाल सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू है, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है,
उसके अलावा देखो लीबिया का मैप देखा अपन ने, लीबिया के मैप के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे देखो इधर लीबिया देखा, लीबिया के साथ में टूनीशिया देखा, टूनीशिया के अलावा अल्जीरिया देखा, अल्जीरिया के अलावा नाइगर देखा, नाइगर के अलावा अपन ने यहाँ पे जो है इजिप्ट देखा, इजिप्ट के अलावा यहाँ पे माल्टा देखा, है ना। आई होप यही सारी कंट्रीज देखी। यहाँ पर अपन ने जो है काफ़ी सारे सैंड सीज देखी, जिसके अंदर एक ग्रैंड सैंड सी यहाँ पर देखा, लीबियन डेजर्ट देखा, लीबियन डेजर्ट के अलावा 3 सिटीज़ देखी MBT, कौन सी, त्रिपोली, और M से एक नाम था, अभी देखते हैं, ठीक है क्या नाम था। उसके अलावा B से बशरत ऐसा कुछ नाम है ना, देखते हैं हम, ठीक है, बेंगाजी, ठीक है, बशरत नहीं सॉरी बेंगाजी, ठीक है, और मिसरत्ता, ठीक है, तो मिसरत्ता एंड बेंगाजी ये देखा। उसके अलावा यहाँ पे लीबियन डेजर्ट, ग्रैंड सैंड सी वगैरह ये सब देख लिया। नेशनल वाटरवेज के बारे में मैंने आपको बताया, नेशनल वाटरवेज जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये वापस से जो EPFO का जो चल रहा है, ठीक है, न्यूज़ वगैरह चल रही है, उसके बारे में ही यहाँ पे दे रखा है। अब EPFO का जो पूरी न्यूज़ वगैरह मैं मल्टीपल बार जो है कवर करा चुका हूँ। EPO की कैसे सिस्टम चलता है, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, एम्प्लॉयज़ का क्या रोल होता है, एम्प्लॉयर्स का क्या रोल होता है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, EPS के अंदर कितना जा रहा है ना, प्रोविडेंट फंड के अंदर कितना जा रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं कवर ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं उसके अलावा क्या है, तो ये वही सारी चीज़ों को दे रखा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है बाकी की ट्रिवियल नॉलेज, ट्रिवियल न्यूज़ वगैरह दे रखी है, वो अपना काम की नहीं है ना। और क्या चीज़ है, बायो कंप्यूटर्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। और बायो कंप्यूटर्स ही वो चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, सीइंग द फेस ऑफ गॉड, ठीक है। अब समझना इस बात को, कई बार लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, ठीक है। अब मैं इसके डिबेट विबेट के अंदर नहीं उतरने वाला हूँ, तो आप ये मत समझना कि दिस इज़ माई क्लेम, ठीक है, दिस इज़ अदर पीपल्स क्लेम कि देयर इज़ नो गॉड, ठीक है। और इफ़ देयर इज़ गॉड, देन दैट गॉड मेड अस, एंड हाउ डिड ही मेड अस, ही मेड अस बाय एन एक्सपेरिमेंट। समझ में, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से हमें बनाया, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। अब कुछ लोग कहते हैं गॉड की जगह कि गॉड नहीं थे, एलियंस थे, समझ में आया। तो एलियंस ने जो है हमें बनाया और बहुत ज़्यादा जो है एडवांस एक्सपेरिमेंट वगैरह से बनाया, जिस एडवांस एक्सपेरिमेंट से ही अपने अंदर जो है कॉन्शियस वगैरह आई, है ना, और अपन जो है ये सब चीज़ें वगैरह करने लगे। जैसे आजकल कहीं ज़्यादा ये बात हो रही है कि AI जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कॉन्शियस डेवलप करने के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत दूर नहीं है ना, बाकी बहुत आगे जा रही है ना, ठीक है, बाकी कॉन्शियस वगैरह भी डेवलप कर लेगी। और जो है मशीन लर्निंग और ये वो चीज़ें जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के साथ अपन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हो गई, है ना, ठीक है, नैनोटेक वगैरह हो गया, इन सब के साथ में अपन बहुत ज़्यादा सूक्ष्म लेवल के ऊपर वो काम कर पा रहे हैं जिनके बारे में अपन पहले कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अब एक शानदार बात मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, सीइंग द फेस ऑफ गॉड। 2013 के अंदर फर्स्ट टाइम, 2013 के अंदर फर्स्ट टाइम इंसानों ने जो है ब्रेन को ग्रो कर लिया था, ठीक है। ब्रेन को ग्रो कर लिया, आप समझोगे कि भाई हमारे दिमाग, हमारे पास तो देखो इतने टाइम से हम तब पैदा हुए थे, तभी हम ब्रेन को लेकर पैदा हुआ था, नहीं, ब्रेन को आर्टिफिशियली लैब के अंदर ग्रो कर लिया था। नाउ दिस इज़ वेरी 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 बिग, ठीक है। ब्रेन को ग्रो कर लेना कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज़ एक तरफ होती है। हार्ट को ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, आपको पता होगा, किडनीज को कर चुके हैं, लिवर को कर चुके हैं, है ना, ठीक है, लेकिन ब्रेन को ग्रो कर लेना, नाउ दिस इज़ वेरी बिग, ठीक है। तो स्टेम सेल्स वगैरह को उठा के जो है ब्रेन को ग्रो कर लिया और उनके अंदर न्यूरल नेटवर्क वगैरह और जो भी रिस्पॉन्सेज वगैरह उनका स्टिमुलाई कुछ देते, प्रोवाइड करते, और उससे वापस उनको क्या रिस्पॉन्स वो देते, वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपन नोटिस करने लग गए थे। तो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस, ठीक है, ये एम करता है, ये जो फील्ड है ये एम करता है कि भाई हम जो है बायो कंप्यूटर्स वगैरह बनाएं। और बायो कंप्यूटर्स के अंदर ब्रेन कल्चर्स के अंदर क्या होता है, लैब के अंदर जो ट्रेज वगैरह होती है ना, क्या बोलते हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, जो प्लास्टिक की ट्रेज होती, ठीक है, जो भी बोलते हैं यार, कमेंट बता देना आप मुझे, ठीक है। तो उन ट्रेज के अंदर जो है ब्रेन के सेल्स को ग्रो कर लिया गया था। अब इन जो सेल्स वगैरह हैं इनके ऊपर कंटिन्यूसली तब से लेके अभी तक स्टडी हो रही है। कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात बताऊं तो कम्प्लीटली अभी तक इसके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई। क्यों कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई, बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। क्योंकि एक प्लेन को समझो, ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम कि दिस इज़ अ प्लेन, ठीक है, बहुत बढ़िया मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो दिस इज़ अ प्लेन, ठीक है। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर आप समझ सकते हो ना कि भाई यहाँ पर जो है मतलब जेट है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका इंजन होगा, ये इसके विंग्स हैं,
है ना। विंग्स के अलावा यहाँ पर जो है इधर वो पायलट वगैरह बैठता है ना। उसके अलावा कहीं पर ये जो है इंजन वगैरह यहाँ पर हो गया, और भी यहाँ पर नीचे जो कुछ कुछ सप्लाईज वगैरह मिसाइल्स वगैरह दे रखी, तो वो सब चीज़ें होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब ऐसा ही एक प्लेन और बना कर बताता हूँ, ठीक है। ये भी एक प्लेन है। अब इस प्लेन को अगर आप समझो, देखो क्रिएटिविटी के साथ समझना, इस प्लेन को, ये सेम चीज़ है, सेम डायग्राम है। सेम डायग्राम कैसे है, ये जो है ये विंग्स है, ये जो है बीच की बॉडी है, ये जो है इंजन है, और ये जो है वो पायलट का कैबिन वगैरह जो भी है वो वाला एरिया है ना। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये समझना कि इस डायग्राम से आप ये तो समझ सकते हो कि अच्छा ये विंग्स है, ये है, ये है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या ये प्लेन उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। ऐसा प्लेन नहीं उड़ सकता है। ऐसा उड़ सकता है, वैसे उड़ने में तो जैसा ये दिख रहा है वो भी नहीं उड़ सकता, लेकिन ठीक है, ऐसा आप कल्पना कर सकते हो कि हाँ ये उड़ सकता है, ठीक है। ये तो नहीं उड़ सकता। तो ये नहीं उड़ सकता इसका, अब यहाँ पे इंजन है, इधर विंग्स है, एक पायलट कहीं पर बीच में हैंग कर रहा है ना, तो ये उड़ तो नहीं सकता। लेकिन इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इंडिविजुअल इनका क्या क्या फंक्शन है उसको देखा जा सकता है। प्रॉपर सिस्टम के अंदर ये प्ले नहीं करा है, तो कॉन्शियस वगैरह डेवलप नहीं हुई है, समझ में आया? फिर क्या बात है, उसके अलावा देखो तो ग्रोन इन लैब, रियल वर्ल्ड वगैरह, ये रियल वर्ल्ड के जो सेंसर्स वगैरह हैं इनका यूज़ करके, और उसके बाद ह्यूमन कॉग्निशन वगैरह। अब इसको छोड़ो, इससे बढ़िया ये समझाता हूँ, ठीक है। बायो कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पे देखो कंसेप्ट। सबसे पहले तो जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स का यूज़ करके ब्रेन कल्चरिंग करी, ठीक है, ब्रेन कल्चर्स वगैरह डेवलप करे। पीट्री डिशेस, ठीक है, वो जो प्लास्टिक की जो ट्रेज होती है ना उनको पीट्री डिशेस कहते हैं, ठीक है, पीट्री डिश, ठीक है। उसके अलावा क्या करा, उसके अलावा जो है कपलिंग करी, ठीक है, किसके साथ में, कपलिंग देम विद सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जो सेंसर्स वगैरह हैं उन सबके साथ में इसको लगाया। फिर जो आगे क्या रिजल्ट वगैरह निकल रहा है उसको नापा, और यही है बायो कंप्यूटर्स। अब बायो कंप्यूटर्स के बारे में आपने अगर न्यूरल नेटवर्क वगैरह या इन सब के बारे में सुना हो, तो कहीं ना कहीं सबसे फास्ट, जो सबसे शानदार जो है वो कंप्यूटर कौन सा है, आज तक का सबसे शानदार कंप्यूटर कौन सा है, फास्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन शानदार, इफेक्टिव, एफिशिएंट कंप्यूटर कौन सा है, तो वो कंप्यूटर है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। आप भले कितने भी डिबेट कर लो इसके बाद, लेकिन ये सही बात है, ह्यूमन ब्रेन ही जो है वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट, अभी तक तो अल्टीमेट ही है, ह्यूमन ब्रेन ही है। तो ह्यूमन ब्रेन से ही सीखो ना, बेस्ट चीज़ ह्यूमन ब्रेन से ही सीखो। एग्जाम्पल, जैसे कि आप जो है, जैसे कि लेट्स से कि आपकी गली के अंदर एक ठेले वाला है ना, वो ठेले वाला पानी पूरी बेचता है, आपको भी पानी पूरी बेचनी है, उसकी बहुत ज़्यादा पानी पूरी चल रही है, पागल हो रहे हैं लोग पानी पूरी खाने के लिए, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर से उसके पानी पूरी खाने आ रहे हैं लोग, लाइनें लगा रहे हैं, है ना। आपको भी यहाँ पे पानी पूरी बेचनी है, तो आप पानी पूरी बेचने के लिए पानी पूरी बनाना किससे सीखोगे? एक ऐसे पर्सन से सीखोगे जिसकी दुकान पे 2 लोग आते हैं, या इससे सीखोगे जिसकी दुकान पे हज़ारों लोग हैं, तो ना, तो इसी से सीखोगे, जो बेस्ट है फील्ड के अंदर उसी से सीखोगे। तो ब्रेन ऑलरेडी बेस्ट है, समझ में आया, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन ऑलरेडी बेस्ट है, तो इसी से सीख के जो है कहीं ना कहीं अपन डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी जो इसी के तौर पे काम करें, समझ में, इसी के टाइप में काम करें, ठीक है। ये बायोटेक के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायो मिमिकिंग वगैरह के उसके अंदर फील्ड में भी आ जाता है। पर्पस क्या है भाई, इसका पर्पस है सबसे पहले तो कॉग्निशन को समझना, जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो कॉग्निशन कैसे क्या काम होता है उसको समझना, लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है। लर्निंग और मेमोरी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से डिबेट में है, कुछ भी लोग जो है अपनी अपनी थियरीज निकालते रहते हैं, तो लर्निंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है ना। और जो न्यूरो डिसऑर्डर्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूरो डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे जो है काम कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उनसे कैसे अपन दूर उनको कर सकते हैं। अब न्यूरो डिसऑर्डर के अंदर समझना है कि जो स्टेम सेल्स हैं, ये स्टेम सेल्स सिर्फ हेल्दी पेशेंट के नहीं, बल्कि जो पेशेंट्स जो हैं जिनको ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, न्यूरल डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, उन सब का भी अपन स्टेम सेल्स लेके और फिर यहाँ पे ब्रेन कल्चर्स वगैरह बनाते हैं, समझ में आया। न्यूरो डिसऑर्डर्स जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, अगर ये आपको विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, है ना। ये डिजीजेस तो नहीं कहेंगे, डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, अलग अलग। स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा एल्जाइमर के अलावा डिमेंशिया के अलावा पार्किंसंस के बारे में आपने सुना होगा, है ना, एल्जाइमर्स के बारे में भी आपने सुना होगा, और एपिलेप्सी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इन सब के अंदर एल्जाइमर, डिमेंशिया, और इनके अंदर कहीं ना कहीं जो है मेमोरी वगैरह के ऊपर इशू आता है ना। पार्किंसन के अंदर क्या होता है, पैरालिसिस टाइप की एक स्टेट आ जाती है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ देखो,
साइज़, साइज़ की अगर बात करें कि ये जो ह्यूमन ब्रेन्स हैं इनकी साइज़ कितनी होती है, तो साइज़ इनकी 4 mm तक हो सकती है। ठीक है, 4 mm का मतलब है कि 4 मिलीमीटर है ना, बस इतनी ही साइज़ हो सकती है। तो इतने इतने छोटे छोटे सेल्स होंगे। ठीक है, 4 mm के, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े से बड़ा भी जो होगा वो पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो 4 mm का होगा। उनको लिंक करके कहीं ना कहीं बीच में काम चल रहा होगा, पेट्री डिश के अंदर एक साथ पूरा होगा। और मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है, तो मैक्सिमम पॉसिबल है 1 सेंटीमीटर। जैसे कि अपना जो लोकसभा है, लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? ठीक है, लोकसभा की स्ट्रेंथ है अप टू 543, है ना, अप टू 543। और मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है? 550। समझ में आया? ठीक है, 543 अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों को ला सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ कितना है उससे ज़्यादा कितने हो सकते हैं? तो उससे ज़्यादा 550 हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, और इसकी जो साइज़ है, साइज़ का कम होने का प्राइमरी कारण है लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो नहीं है। जो पेट्री डिश के अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स वगैरह और भी जो ऐसी जो भी केमिकल्स वगैरह को वहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक जो है छोटा सा पंखा टाइप लगा देते हैं। अब टरबाइन बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा वर्ड बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा छोटा पंखा टाइप लगा दें। जिससे क्या होता है, जिससे ऐसा लगता है कि जो है एक तो इन सारे एंजाइम्स को, इन सारी चीज़ों को डालने की वजह से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ब्रेन जैसा। ठीक है, बॉडी जैसा, ब्रेन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। दूसरी बात, पंखा लगाने की वजह से ऐसा लगेगा कि जैसे ये सब चीज़ें हिलेगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है, एक्चुअल में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ प्रैक्टिकल। समझ है? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रोल ऑफ मशीन लर्निंग। यहाँ पर इस केस के अंदर मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मशीन लर्निंग से अपन क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं। समझ में आया? अलग अलग इनपुट्स के देने पर, अलग अलग स्टिमुलाइज के देने पर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई जो है अपन डिलीवर करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई। उसके अलावा मिमिक करते हैं सेंसरी स्टिमुलाई को। ठीक है, मेमोरी जो सेंसरी स्टिमुलाई वगैरह होती है उनको। इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई के अंदर आप समझना, ऐसा अक्सर अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो है 84 बिलियन सेल्स हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। सुना होगा आपने। ठीक है, तो वैसी वाली बात। चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर वो आयुर्वेद और उस वाले को अगर मैं आपको लिंक करके बताऊँ, तो इस वाले को आप लिंक करके समझना। देखो यहाँ पे इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं कि प्लास्टिक की डिश के अंदर दिमाग बना लिया है, दिमाग पैदा कर लिया है। समझ में आया? ठीक है, प्लास्टिक की डिश के अंदर दिमाग पैदा कर लिया और उसको समझ रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। वहीं आयुर्वेद इन सब चीज़ों के अंदर बहुत 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 कोसों दूर है, सदियों दूर है। समझ में आया? ठीक है, तो ये इशू आ रहा है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पर देखो, अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट। ये रायसेना डायलॉग वगैरह शुरू हो चुका है। रायसेना डायलॉग का जो है, रायसेना डायलॉग जो है इंडिया का प्रीमियर डायलॉग है। समझ में आया? ठीक है, इंडिया का प्रीमियर डिप्लोमेटिक डायलॉग है, जिसकी जो पहली जो हुई है, ठीक है, ऐसे समझाता हूँ, जिसकी जो पहली जो मीटिंग हुई है वो थोड़ी सी शांत और कहीं ना कहीं इतनी बहुत ज़्यादा खास, मतलब पॉम्प एंड शो के साथ में नहीं हुई है। 26 कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने पार्ट लिया है और ये रायसेना सिक्योरिटी डायलॉग था। ठीक है, रायसेना सिक्योरिटी डायलॉग, जिस रायसेना सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर वेरियस, ये जो 26 कंट्रीज़ हैं इनके वेरियस अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी वगैरह की जो एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उन एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने यहाँ पर पार्ट लिया है। डायलॉग जो है शुरू किसने, मतलब होस्ट किसने करा था, तो होस्ट जो है डायलॉग रॉ ने। ठीक है, रॉ ने, और एक NCSC ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, NSA जी इसको लीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे नाम दे रखा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो उन दोनों ने इसको लीड करा। NSA इसके जो वो होते हैं ना, चीफ होते हैं, वो NSA होते हैं। ठीक है, चलो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये आ गई हैं इंडिया के अंदर। कहाँ की प्राइम मिनिस्टर आई? ये इटली की प्राइम मिनिस्टर है। और इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम इन सो मैनी ईयर्स इटली में के अंदर जो है एक फार राइट पॉलिटिकल विंग आया है। ये फार राइट पॉलिटिकल विंग पावर में आया है। ठीक है, फार राइट पॉलिटिकल विंग इतने सालों में आना क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब आया है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इन्होंने बहुत खेल मचाया था। ठीक है, उसके बाद अब पावर में आए। ठीक है, फिर क्या चीज़ है, यहाँ पे मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करेगी। ऑल दो आर्टिकल के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब वो सारे जो है डिप्लोमेटिक बात करेगी कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, हम इसके ऊपर पैक्ट वगैरह बनाने के प्रोसेस में। तो बनाया नहीं है, बनाने दो, जब बनाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है,
यहाँ पे ये दे रखा है रायसीना डायलॉग वगैरह, रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वगैरह के ऊपर ही बेस्ड है ना। चलो ये देखो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, रिपोर्ट्स टू मिस्टर डोवाल। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ग्रीक के अंदर जो है थोड़ा टर्मोइल वगैरह कुछ सिचुएशन चल रही है ना। ग्रीक के अंदर ये चल रहा है, इजिप्ट और इराक के जो लीडर्स वगैरह ये कुछ मिले हैं। अब ये इनके मिलने से अपना कुछ काम का नहीं है, लेकिन इजिप्ट और इराक वगैरह इनका मैप देखेंगे, ग्रीस वगैरह का मैप देखेंगे, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीस वगैरह है कहाँ पर, आसपास की सारी कंट्रीज़ को देख लेंगे। वेरी फर्स्ट देखो, ये है इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के पास में लीबिया है, सूडान है, सूडान के अलावा यहाँ पर देखो इजराइल है, ठीक है, ये इजराइल है, ठीक है, ये पूरा इजराइल है। इजराइल के अलावा यहाँ पे जॉर्डन, थोड़ा सा जॉर्डन भी देख सकते हो आप, लग रहा है जॉर्डन के अलावा यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, इधर ये रेड सी को कवर कर रहा है, रेड सी के अलावा मेडिटेरियन सी को कवर कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था नाइल रिवर यहाँ से जा रही है ना, नाइल रिवर यहाँ से जा रही है। नाइल रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नाइल रिवर जो वाइट नाइल है, तो वाइट नाइल तो ओरिजिनेट होती है विक्टोरिया से, लेक विक्टोरिया से, और जो ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है कहाँ से, इथोपिया से, है ना, इधर इथोपिया है, तो यहाँ से। उसके अलावा अपन ने क्या देखा था, उसके अलावा ये सब तो इजिप्ट के बारे में हो गया। इजिप्ट के अलावा और क्या चीज़ है, अब इराक का भी मिले हैं, तो इराक को भी देख लेते हैं। वेयर इज़ इराक, हियर इज़ इराक, ये रहा इराक, है ना। इराक के पास में कौन कौन सी कंट्रीज है, ईरान हो गया, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, है ना, यहाँ पर ये जॉर्डन हो गया, ये वाला जॉर्डन हो गया, है ना। उसके अलावा सऊदी अरेबिया हो गया, और यहाँ पे ये कुवैत हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। इराक जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, इसको समझना, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये है ग्रीस। ग्रीस के अंदर देखो तो ग्रीस के पास में यहाँ पर टर्की है, टर्की के अलावा यहाँ पर जो है ये है मोल्दोवा, उधर ऊपर बेलारूस है, ये बुल्गारिया है ना। और ये वाली कौन सी कंट्री है, याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम, ठीक है, इसका नाम देखिए होता ना, ये उसका पार्ट है, नेटो का पार्ट है, ये बुल्गारिया है, सॉरी ये बुल्गारिया है, नीचे वाली बुल्गारिया, ये वाली कंट्री नेटो का पार्ट है। ये कौन सी कंट्री है, इसका नाम एम से नाम है शायद, ठीक है, नाम अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ग्रीस हो गया। ग्रीस के अलावा यहाँ पे ये अल्बेनिया के अलावा इधर जो है इधर भी एक छोटी सी कंट्री, इसका भी नाम शायद एम से ही है, ठीक है, मैसेडोनिया, ठीक है, यहाँ पर तो मैसेडोनिया है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, यहाँ पर ये है एजेंसी के अलावा इधर है बॉस्फोरस स्ट्रेट के अलावा ये है ब्लैक सी के अलावा यहाँ पर जो है ये मेडिटेरियन सी के अलावा यहाँ पर है आयोनियन सी, इसको बोलते हैं आयोनियन सी, है ना। तो एजेंसी इधर है, आयोनियन सी इधर है, ठीक है। अब समझते हैं नीचे, ये देखो इजिप्ट का मैप देखो। इजिप्ट के अंदर क्या क्या है, नाइल रिवर मैंने आपको समझा दिया, लेक नसर, बीच में एक लेक आता है लेक नसर। उसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सिनाई पेनिनसुला है ना, यहाँ पर सुएज कैनाल है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ये इजराइल है, इजराइल ने एक पॉइंट पर सिनाई पेनिनसुला को कवर कर लिया था, ठीक, कब्जा कर लिया था, वो अरब वॉर्स के अंदर पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके अलावा क्या है, अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर एक है, कायरो इसकी कैपिटल है। कायरो के अलावा गीज़ा, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। गीज़ा हो गया, कायरो हो गया, अलेक्जेंड्रिया हो गया, ये सारी यहाँ पर सिटीज़ हैं। उसके अलावा क्या है, वैली ऑफ द किंग्स एक जगह है यहाँ पर, वैली ऑफ द किंग्स, है ना। और डकला ओएसिस है, डकला ओएसिस का मतलब समझते हो, रेगिस्तान के बीच में जो पानी का वो इलाका होता है, ठीक है, तो वो है। चलो मेडिटेरियन सी वगैरह ये सब देख लिया, सूडान नीचे है, ठीक है, लीबिया और सूडान पास में। नेक्स्ट देखो, ये है इराक का मैप। इराक का मैप अगर देखोगे तो इराक के मैप के अंदर यूफ्रेट्स रिवर और टिग्रिस रिवर दोनों आती है, और बीच में इसके बगदाद आता है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ दे रखा है, ये वैसे यहाँ पर बनता है, इधर कहीं बनता है, ठीक है। मतलब मुझे तो इधर का ही ध्यान है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, पर मुझे तो यहीं का ध्यान है, ये इधर का तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। इन दोनों के बीच में ये बगदाद बनता है ना। और उसके अलावा ये जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर है, दोनों ही रिवर टर्की से ओरिजिनेट होती है ना। इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, पर्शियन गल्फ के अंदर जाकर ड्रेन हो जाती है। और यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें, अल बसरा के अलावा जो है जैग्रोस माउंटेन्स, यहाँ पर जैग्रोस माउंटेन्स है। सुलेमानी, ठीक है, एक जगह है सुलेमानी के अलावा मौसूल के अलावा किरकुक, ठीक है, ये सब है। सीरियन डेजर्ट इधर है, सीरियन डेजर्ट जो है सिर्फ सीरिया के अंदर नहीं है, याद रखना, जॉर्डन में है, सीरिया में है, इराक में है, लंबा है सीरियन डेजर्ट, है ना, सऊदी में है, ठीक है। नीचे सऊदी है, कुवैत वगैरह हो गया। और क्या है, ये ग्रीस का मैप है।
ग्रीस के मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रेटे आइलैंड है। क्रेटे जो है ये डिस्प्यूटेड है किसके बीच में, टर्की और ग्रीस के बीच में, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा ऊपर इसके देखो सी ऑफ क्रेटे है ना। सी ऑफ क्रेटे के अलावा और क्या है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन, इधर आयोनियन आइलैंड लिखा हुआ, ये रही आयोनियन सी, ठीक है, ये आयोनियन सी मैंने आपको बताया, तो ये आयोनियन सी हो गया, इधर एजियन सी हो गया, एक तरफ आयोनियन, एक तरफ आयोनियन, एक तरफ एजियन। और क्या है, बाल्टिक, इस रीजन को जो है बाल्टिक रीजन कहा जाता है, ठीक है। ये मैसेडोनिया मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर मैसेडोनिया, ये मैसेडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, इसके ऊपर एक एम से एक और नाम है कंट्री का, ठीक है। बताऊँ मैं आपको क्या नाम, एम से नहीं, सॉरी गलत जवाब, रोमेनिया, आर से नाम है रोमेनिया, ठीक है। तो रोमेनिया ऊपर है कंट्री, इसके बुल्गारिया के ऊपर जो कंट्री, ठीक है, वो रोमेनिया है। और क्या चीज़ है, और यहाँ पे देखो बस यही है यार। इधर ये सी ऑफ मरमरा है ना, सी ऑफ मरमरा, और इधर बॉस्फोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमरा इधर आ गया, ऊपर ब्लैक सी है, सी है। ये सारे आइलैंड है, डिस्प्यूट चलता रहता है इनके ऊपर, है ना। एथेंस इसकी कैपिटल है, एथेंस कैपिटल याद रख सकता हूँ, एथेंस, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस तो थे नहीं आज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कुछ भी आपके क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट हो तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।